नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कर्नाटक के रण में किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, और आखिर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन के मामले पर यू टर्न क्यों लेना पड़ा। क्या बैकफुट पर चली गई कांग्रेस, ये बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जिस शीश महल की चर्चा है उसकी तस्वीरें अंदर की बाहर की सामने आ गई हैं, लेकिन मुद्दे पर केजरीवाल अभी सामने नहीं आए हैं, इस पर करेंगे बात। और साथ ही आज की खास चर्चा ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला बंद हो गया है तो फिर जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन क्यों चल रहा है, और इसमें फिर कई आंदोलनजीवी शामिल हो रहे हैं। क्या एक बार फिर से दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है, इस पर करेंगे खास चर्चा। साथ ही हम बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एनआरसी का राग छेड़ दिया है। मकसद क्या है, क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाह रही हैं। और बात करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश ने एक और गैंगस्टर को ढेर कर दिया है एसटीएफ ने, तो अब वो लोग क्या कहेंगे जो एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग देते थे। करेंगे इन सब मुद्दों पर बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी किया भ्रष्ट। वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह भी कर रहे हैं रोड शो, और अन्य पार्टियों के नेताओं की भी जनसभाएं जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि कर रही हैं अर्पित। सिमलीपाल अभयारण्य का भी कर रही हैं दौरा। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर लगाम लगाने को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। कहा, सीमा पार आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आतंकी फंडिंग पर भी लगाम लगाने की कही बात। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। जेद्दा से 47 और लोगों को लेकर विमान पहुंचा नई दिल्ली। अब तक 3862 भारतीयों की हो चुकी है स्वदेश वापसी। देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मना रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव। और केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंदम किया अनावरण। कहा, आने वाले समय में यूपी बनेगा सबसे अधिक पदक देने वाला प्रदेश। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात कर्नाटक के रण की, जहां पर चुनाव प्रचार जबरदस्त चल रहा है और कांग्रेस को यू टर्न लेकर बैकफुट पर आना पड़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार पकड़ रहा है जोर। सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी नेता जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और कई रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और अधिक गर्मा चुका है। आज भी कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम। बेल्लारी में रैली कर चुके हैं और तुमकुरू में भी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आज कर्नाटक में 2 रैलियों और 1 रोड शो का कार्यक्रम। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायचूर में रोड शो, और साथ ही कोपल्ला और कलबुर्गी में जनसभाएं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं हैं, और कोपल में भी एक चुनावी रैली है उनकी। बात विपक्षी पार्टियों की करें, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के कई चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। जनता दल सेक्युलर यानी JDS के लिए उनके शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा कर रहे हैं प्रचार अभियान का नेतृत्व। और आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी जनता से समर्थन देने की लगातार कर रहे हैं अपील। मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे को लेकर कर्नाटक में हो रहा है राजनीतिक घमासान और इन विवादों के बीच कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि बजरंग दल पर किसी भी प्रतिबंध पर विचार नहीं कर रही है पार्टी, लेकिन घोषणा पत्र में था उल्लेख, साफ तौर पर उल्लेख था। अब कांग्रेस सत्ता में आने पर राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाने की कह रही है बात, तो सवाल उठ रहा है कि क्या बैकफुट पर चली गई कांग्रेस? तो ये सवाल उठ रहा है कर्नाटक के चुनाव प्रचार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सवालों के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेलाडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले। तो कांग्रेस पर यह पीएम का जबरदस्त प्रहार और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। तो प्रधानमंत्री का जबरदस्त प्रहार और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नाटक के चुनावी रण को वो बिल्कुल कवर करने के लिए, वहां पर जमीनी हालात की जानकारी देने के लिए मौजूद है। शैलेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री आज फिर से चुनावी मैदान में हैं, प्रचार के मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस बजरंग दल पर बैन की बात साफ साफ तौर पर उनके मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में है और अब कांग्रेस उस पर नया स्टैंड ले रही है। क्या कांग्रेस बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गई, इसीलिए कांग्रेस ने यह यू टर्न लिया है? देखिए लालचंद्र, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जैसे ही घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह बात कही कि सत्ता में आने के बाद वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, तब से ही हम देख रहे हैं कि राज्य भर में जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी आक्रामक हो गई, लोगों की भी जो प्रतिक्रिया आई उससे जो फीडबैक मिला कि कांग्रेस की इस घोषणा पत्र में ये जानकारी जो दी गई, ये जो जिक्र किया गया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मंशा है कांग्रेस पार्टी के, इसको राज्य की जनता ने ठीक से नहीं लिया है। उसे लगता है कि कांग्रेस का ये जो
फैसला है, कांग्रेस ने ये जो जिक्र किया अपने घोषणा पत्र में, ये कतई उचित नहीं है। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि वीरप्पा मोइली कुछ और बात कह रहे हैं, डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि हनुमान मंदिर बनाएंगे। तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश दिखाई देती है और निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में है और बैकफुट पर है, क्योंकि जब घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र कर दिया गया हो और उस पर सफाई देनी पड़े तो ये अपने आप में साबित होता है कि उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अब एक तरह से उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर बनाया जाएगा, इस तरह का बैन का कोई प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं है। तो फिर आपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र क्यों किया? और हम जानते हैं कि कर्नाटक की जनता की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है वो भी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है इस मुद्दे पर। तो लिहाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर भी है, बचाव की मुद्रा में भी है बजरंग दल पर बैन के मामले को लेकर। तरह से कि कांग्रेस ने ये यू टर्न लिया है, इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन सवाल है कि मुद्दे तो कई और हैं। इस पर यू टर्न लेने के बाद भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है जिस पर कांग्रेस कह चुकी है कि वो आकर इसे बहाल करेगी। क्या इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस को लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसने सेल्फ गोल भी किया है? जी देखिए, राजनीतिक समीक्षक इस बात की समीक्षा करेंगे कि क्या यह कांग्रेस का सेल्फ गोल है, लेकिन जब बात निकली है तो हम देख रहे हैं लालचंद्र दूर तक जा रही है। जब आप बजरंग दल पर पीएफआई से तुलना करते हुए प्रतिबंध लगाने की बात कहते हैं, तब फिर आतंकवाद को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या नीति रही है, उसका पूरा एक बैकग्राउंड, पूरा एक इतिहास बीजेपी सामने रख रही है कि राजस्थान में आपने क्या किया। जब आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। जब भी कोई एक ऐसा नैरेटिव सामने आता है तब उस नैरेटिव के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तमाम आतंकवादी जो संगठन है, उनसे जुड़े लोग हैं, उनको आपकी सरकार में छोड़ने की कोशिश करने का काम किया जाता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की आतंक को लेकर कठोर नीति नहीं है, नरम नीति है? और तुष्टीकरण को लेकर हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री ने हमला भी बोला और कहा कि तुष्टीकरण को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, तो निश्चित तौर पर जब बात निकली है बजरंग दल को लेकर तब हम देख रहे हैं कि बीजेपी सारे उस बयानों को, मुद्दों को सामने रख रही है जो कांग्रेस पार्टी समय समय पर देती रही है या कांग्रेस सरकारें जिन कदमों को उठाती रही है। तो बीजेपी का यह कहना है कि आतंक के विरोध में कदम उठाने का मामला हो या फिर आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बतौर जब सत्ता में आने के बाद कोताही बरती है। उनके नेताओं ने बयानबाजी से तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। अब तो घोषणा पत्र में भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरने का एक बड़ा मौका हम देख रहे हैं कि बीजेपी को मिला हुआ। लालचंद जी बिल्कुल, ये बड़ा मौका मिला है और आप लगातार वहां पर चुनाव प्रचार के रंग को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता वहां पर प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है कर्नाटक की जनता की भागीदारी कैसी दिखाई पड़ रही है लोकतंत्र के इस महाउत्सव में? शैलेंद्र जी देखिए, कर्नाटक हम जानते हैं कि बहुत समृद्ध एक तरह से कहें राज्य है और बीजेपी उसे नंबर 1 बनाने की बात कहती है। एक समृद्ध परंपरा भी रही है कर्नाटक की। हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में जनता सबको सुन रही है, समझ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैं जो वरुणा विधानसभा है जहां से इस बार सिद्धारमैया फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जब हम जानते हैं कि ये मैसूर के पास वहां पर वो रोड शो कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर कोशिश सभी राजनीतिक दलों की है। जनता अपने तौर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को सुन रही है, उम्मीदवारों के दावों को परख रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम देख रहे हैं कि इस बात को तकरीबन हमने कई लोगों से बात की, आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, बुजुर्ग लोगों से, कि कितना बदलाव आप देखते हैं पिछले बीते 3-4 वर्षों में कर्नाटक में। तो इस बात को मानते हैं कि कर्नाटक में प्रगति की जो रफ्तार है वो दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर उस पर अपनी बात लोग रख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर राय रख रहे हैं। कोस्टल बेल्ट में आप जाएं, मैंगलोर में, या अगर आप मैसूर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो इस आसपास जो बजरंग बली का जो मुद्दा है,
जो बजरंग दल पर जो बैन करने का मुद्दा है उस पर भी खूब लोग अपनी राय रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों ने जो घोषणा पत्र में बात कही है उस पर चर्चा हो रही है, लोग उस पर विचार कर रहे हैं, नेताओं के दावों को सुन रहे हैं, राजनीतिक रैलियों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में खासतौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही है उसमें बड़ी भीड़ हो रही है। तो एक हम तरह एक ये कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल जो चुनावी माहौल है वो अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कर्नाटक में, चूंकि सभी राजनीतिक दल बहुत धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आप वरुणा में हैं इसलिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है। सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार, पहले बिल्कुल सिद्धारमैया थोड़ा आगे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है इसमें सिद्धारमैया थोड़े से लगता है कि हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये देखिए काफी रोचक लड़ाई है। अगर हम वरुणा की बात करें, बीजेपी ने अपने एक मंत्री को वी सोमन्ना को मैदान में उतारा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिद्धारमैया खुद अपने घर की सीट पर एक कड़ी लड़ाई में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पहले बदामी से वो चुने गए थे, बेटे ने उनके ये सीट जीती थी, इस बार खुद वो वरुणा से लड़ रहे हैं। ये हम वरुणा में भी ये देखते हैं, जब हमने सवाल किया कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में एक तरह की प्रतिद्वंदता है, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमने कहा अच्छा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, तब तमाम वहां जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो सिद्धारमैया के समर्थक थे वो कह रहे थे कि सिद्धारमैया। तो एक तरह से ना कहते हुए भी कि मतभेद है या फिर प्रतिद्वंदता है, वो बॉडी लैंग्वेज और जो आवाज आ रही थी, जो नारे लग रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि जो एक गुट है सिद्धारमैया का, जो चाहता है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस की सरकार आने पर वो मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित तौर पर वो एक गुट दिखाई देता है। और जब आप वरुणा में आते हैं तो स्पष्ट तौर पर इसकी चर्चा भी होती है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे खुले तौर पर मीडिया के सामने स्वीकार नहीं करते, लेकिन पूरे कर्नाटक में ये नजर आता है। और इस बार तो बड़ी रोचक लड़ाई वरुणा में है, जहां घर की सीट पर हम देख रहे हैं जो अपनी सीट है उनकी वरुणा की सिद्धारमैया, उस पर उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। हमने रोड शो भी देखा आपसे थोड़ी देर पहले, वो रोड शो कर रहे थे सिद्धारमैया। सीट काफी रोचक लड़ाई में दिख रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। इस खबर पर आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और अब कर्नाटक से आते हैं राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जिस शीश महल की चर्चा थी, जिसकी झलक लोग देखना चाहते थे, उसकी कुछ झलकियां दिखने लगी हैं। जी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर और बाहर की बेहद भव्य तस्वीरें। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आगे। ये जो भव्य तस्वीरें आई हैं सामने, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब तक सादगी का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल और आप पर प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हुई हमलावर। देश की राजनीति को बदलने का ख्वाब दिखाकर सत्ता में आई थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये हम सब जानते हैं। आंदोलन से उपजी हुई आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति का सपना दिखाकर देश से भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के कारनामे एक के बाद एक लोगों के सामने आने लगे हैं। और आरोपों के मुताबिक केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए ऐसे समय में खर्च कर दिए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी। लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। राजधानी दिल्ली में जब कोरोना के कारण अधिकांश सार्वजनिक विकास कार्य ठप थे, उसी समय बन रहा था केजरीवाल का शीश महल। यह आरोप है। आरोपों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के शीश महल को बनाने के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर पानी की तरह पैसा को बहा दिया गया। केजरीवाल के शीश महल में लाखों के पर्दे, महंगे कालीन और कमोड लगाने के साथ ही करोड़ों रुपए के विदेशी मार्बल लगाने के भी आरोप हैं। सवाल उठ रहा है कि हर मुद्दे पर मीडिया में तुरंत अपनी बात रखने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर नदारद क्यों हैं? बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सीएम आवास के रेनोवेशन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से कर दी। सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए।
तो ये बीजेपी का आरोप और आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सवाल। अनुज यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि ये मुद्दा किस तरह से आम आदमी पार्टी के गले पड़ता हुआ दिख रहा है। अनुज, वो भव्य तस्वीरों की कुछ झलकियां सामने आ गई हैं, शीश महल के अंदर की, बाहर की। ऑटोमेटेड किसी रिमोट से गेट को खोला जाता है, उसके बाद उसमें लोग अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे महंगे महंगे पेंटिंग, जैसे कि कहीं राष्ट्रपति भवन वगैरह में हमें कहीं दिखाई पड़ता है। ये जो शीश महल की तस्वीरें तो सामने आ गई, केजरीवाल अभी तक सामने नहीं आए इस मुद्दे पर। अनुज, सबसे बड़ा सवाल लालचंद्र यही है कि हर मुद्दे पर सामने आने वाले, मीडिया के सामने बात करने वाले, हर मुद्दे पर इस बात को कहने वाले कि जो भी फैसला करेंगे वो दिल्ली की जनता से पूछकर करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल खामोश हैं, चुप है। जबकि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अब तो दिल्ली के आम लोग भी ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या आपने ये शीश महल बनाया है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर बनाया है तो कम से कम दिल्ली की जनता को दिखा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उनके घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि एक बार सबको दिखा दीजिए कि किस तरीके का आपने वो शीश महल बनाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जब वीडियो जारी किया तो लालचंद्र, आपने और दिल्ली की जनता ने, सबने देखा कि वहां ना सिर्फ महंगे पत्थर, महंगे फर्नीचर, महंगे सोफे हैं, बल्कि दरवाजे भी ऐसे लगे हैं कि खोलने की जरूरत नहीं है जी। सेंसर लगे हुए हैं। आमतौर पर इस तरह के दरवाजे आपने बड़े बड़े मॉल्स में, एयरपोर्ट पे या व्यावसायिक जो जगह होती है वहां पर देखे होंगे। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया है और इसको लेकर वो लगातार आक्रामक है। अब कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी बन चुका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। और वो इसलिए बन चुका है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके वो पुराने वीडियो भी जारी किए हैं, बयान जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं और ना मेरे मंत्री कोई भी सरकारी बंगला नहीं लेंगे। एक मुख्यमंत्री को कितनी जरूरत होनी चाहिए, सिर्फ 2-3 कमरों में वो काम चला सकता है। उन्होंने शीला दीक्षित उस समय जो मुख्यमंत्री थी उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी होते हैं। तो आज इस लिहाज से सबसे बड़ी बात यही है, इस वीडियो के जारी होने के बाद आप ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई जवाब दे पा रहे। अनुज, दिल्ली की राजनीति पर आप हमेशा से पैनी नजर रखे रहते हैं। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कई और आरोप लगे हैं, चाहे दिल्ली शराब नीति का मामला हो, चाहे टिकट बेचने का मामला हो, चाहे जो क्लासरूम बनवाने का मामला था वो हो, तमाम तरह के आरोप है। सत्येंद्र जैन पर अलग मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना सबसे ज्यादा यूएसपी इसी चीज को बना रखा था कि वो सादगी के साथ जीते हैं, अब जब उन पर ये डायरेक्ट ये मामला आया है, तब से केजरीवाल बिल्कुल लगता है कि कट करके रह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से भी घिरते हुए, बड़े जोरदार ढंग से घिरते हुए नजर आए इस मुद्दे पर। बिल्कुल लालचंद्र, व्यक्तिगत रूप पर इस मामले को लेकर इसलिए घिरते आ रहे हैं कि देखिए, आजकल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयान दे रही है, आरोप लगा रही है, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल पहले से ही इतने चालाकी भरा कदम वो चल रहे थे कि अपने से कोई भी कलम उन्होंने नहीं चलाई, कोई भी मंत्री का कोई भी विभाग उनके पास नहीं है, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपने मंत्रियों से ये काम करवाते रहे। 2-2 मंत्री जेल में हैं, कितने ही मंत्रियों पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कितने ही लोगों को इन्होंने खुद अपनी पार्टी से निकाला है। तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्योंकि इस मुख्यमंत्री का जो ये निवास है, इसमें किसी मंत्री को तो रहना नहीं था, पार्टी के कार्यकर्ता को तो रहना नहीं था, इसमें तो खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह रहे हैं। और बड़ी बड़ी सुचिता की बात करने वाले और सुशासन की बात करने वाले, अब जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री के घर में ना सिर्फ 45 करोड़ रुपए लगाए गए, बल्कि वो किस तरीके से लगाए गए, हालांकि टेंडर की एक प्रक्रिया क्यों नहीं हुई, 4-5 अलग अलग हिस्सों में पैसा क्यों बांटा गया,
कि क्या इसलिए अगर 10 करोड़ से ज्यादा का अगर टेंडर प्रक्रिया होती तो उपराज्यपाल को फाइल भेजनी पड़ती, तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए कानूनों को भी ताक पर रखा गया और पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये आरोप अब सिर्फ आरोप नहीं है, अब तो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं लाल। बिल्कुल, और इन तस्वीरों पर देर सबेर जवाब के लिए तो सामने आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम बात करेंगे आज की खास चर्चा की, और आज की जो खास चर्चा है वो एक गंभीर समस्या की तरफ ये चर्चा है। आपने राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन देखा था, दिल्ली एनसीआर में आपने किसानों का वो 1.25 साल तक चलने वाला आंदोलन देखा था। कुछ ऐसी ही कोशिश एक बार फिर से हो रही है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से भी अधिक समय से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन चलता ही जा रहा है। क्या है मकसद इसके पीछे? जब सुनवाई पूरी हो गई, शीर्ष अदालत ने पहलवानों की याचिका बंद कर दी है और कहा है कि आगे के मामलों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य तो पूरा हो गया है, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और पहलवानों को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। यही 2 मांगे की थी पहलवानों ने, कुछ प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने। तो उन्होंने कहा है कुछ खिलाड़ियों ने कि हम अदालतों की बात नहीं बल्कि खाप पंचायतों की बात को मानेंगे। खाप पंचायत उतर गया मैदान में, जंतर मंतर पर पहुंचने लगे हैं कई राजनेता और आंदोलनजीवी, और पूरे मामले में अब राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ पीटी उषा जैसी प्रसिद्ध और देश का नाम रोशन करने वाली एथलीट के पहुंचने पर उनके साथ बदसलूकी की गई, ऐसा आरोप है। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में समर्थन के लिए अब उतर गए हैं कुछ खाप पंचायत और कुछ किसान संगठन भी। सवाल उठ रहा है, क्या एक बार फिर से शाहीन बाग और तथाकथित किसान आंदोलन जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ लोग किसी न किसी बहाने हर मामले में आ जाते हैं आंदोलन और राजनीति करने के लिए। आखिर क्या है ऐसे लोगों का एजेंडा? यह बड़ा सवाल बन रहा है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आयोग वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें, और दूध का दूध पानी का पानी, और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बात कही, और अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला, और साथ में रोशन गौड़ जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी और रोशन सर आपका भी। मैं पहले मुकेश से जरा अपडेट ले लेता हूं कि कौन कौन से चेहरे वहां पहुंच रहे हैं। मुकेश, जंतर मंतर पर हमने देखा कि खाप पंचायत के लोग, तथाकथित किसान संगठन के लोग, जिन चेहरों को, बड़े प्रसिद्ध चेहरे हो गए आंदोलनजीवी नाम से, हमने उन चेहरों को शाहीन बाग पर देखा, हमने उन चेहरों को गाजीपुर बॉर्डर पर देखा, हमने उसको किसान प्रदर्शन, तथाकथित किसान प्रदर्शन के दौरान देखा। कौन कौन से चेहरे आ रहे हैं इसमें शामिल हो रहे हैं मुकेश? बिल्कुल लालचंद जी, ये जो पहलवानों का दंगल है, ये इस तरह से देखिए हर दिन जो है रंग बदलता दिखाई दे रहा है। कौन इसमें चित होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। जिस तरह से बृजभूषण जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ एक भी सबूत मिल जाएगा तो वो खुद जाकर के अपने आप को सजा दिलवा देंगे, या उनको जो भी महसूस होगा वो खुद अपने आप को वहां पर खड़ा करेंगे अगर उनके लिए कोई भी जांच निकलती है। निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, आईओसी इस पर पूरी नजर बनाए हुए, खेल मंत्रालय ने अपनी कमेटी बना दी है, लेकिन लगातार जो नेता हैं वो जाकर के वहां पर पहलवानों का ना केवल समर्थन कर रहे हैं बल्कि वो उनके इस आंदोलन को एक दूसरा रूप दे बैठे हैं। अब ये आंदोलन उनकी मांग का आंदोलन नहीं है। जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि आपकी मांग की एफआईआर
कर दी जाए, एफआईआर कर दी गई है। जिन लोगों को यहाँ पर जो शिकायत करता थे उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। इसके बाद आपके लिए अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं या लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे में आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जो रेसलर हैं, चाहे साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, इन्होंने मेडल जीते, नो डाउट इन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं अननेसेसरीली लग रही है, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना ये जांच होने देना चाहते हैं। मेरी अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली डीसीपी से भी बात हुई थी, प्रणव राय जी बता रहे थे कि वो हर एक चीज में इनको कॉपरेट कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर लेडी कॉप्स भी अपने जो सीनियर कॉप्स हैं उनको लगा रखा है। लेकिन उस दिन जो आम आदमी पार्टी के नेता थे जिन्होंने जाकर वो पलंग देने की कोशिश करी और माहौल बिगाड़ा, वहां से सारा का सारा जो गेम है वो बिगड़ता दिखाई दे रहा। अब ये किसान आंदोलन की तरह इसको दूसरे मोड पे ले जा रहे हैं, खा पंचायत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसानों को इसमें लेकर के आ रहे हैं, उनके सीनियर लीडर्स को ला रहे हैं। तो ये अब एक उनकी मांग का कोई मुद्दा नहीं रह गया। लालचंद जी, आपको दिख रहा है कि अब इससे सिर्फ देश की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती दिखाई दे रही है, धूमिल होती दिखाई दे रही है। प्रोटेस्ट इनको खत्म कर देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ मुकेश, आपसे और भी अपडेट लेंगे। लेकिन विजय कौशिक जी मुस्कुरा रहे हैं, तो पहले मैं विजय कौशिक जी के पास ही चलता हूं। विजय जी, उस प्रदर्शन में रॉबर्ट वाड्रा गए, प्रियंका गांधी अपने सचिव के साथ गईं, और वो सचिव जिनके ऊपर आरोप है और महिलाओं के उत्पीड़न का ही आरोप है, अंकिता दत्ता जो असम की कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने अभी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं का वहां जाकर के जो जाने का सिलसिला है, क्या कोशिश है विजय जी? क्या एक बार फिर से शाहीन बाग या फिर गाजीपुर बॉर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है विजय जी? देखिए लालचंद्र जी, कांग्रेस इस देश की पार्टी है, इस देश की जनता के लिए संघर्ष करने के लिए बनी है। अगर हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर अगर कहती हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है और कोई भी राजनीतिक दल उनकी मदद के लिए आ सकता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हर कार्य में आगे रहती है, क्योंकि बहन बेटियों का मामला है, उनके लगाए गए आरोप गंभीर हैं। हरियाणा से सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, अंकिता दत्ता के आरोप भी गंभीर हैं विजय जी? देखिए, अंकिता दत्ता की जहां तक बात है, वो असम का मामला है। असम में भाजपा की सरकार है और निश्चित तौर पर भाजपा अपनी तरफ से हमारे खिलाफ या हमारे किसी नेता के खिलाफ काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। अच्छा, तो वहां असम का मुद्दा तो आप पूछे भाजपा से कि भाई अगर हमारे नेताओं ने गलत किया है तो निश्चित तौर पर भाजपा किसी भी कीमत पर हमें नहीं छोड़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हमसे राजनीतिक दुश्मनी निकालना चाहती है। हमारे नेता दोषी नहीं होंगे तब भी उन्हें वो फांसी पर लटकाने की कोशिश करेगी, वो एक अलग मुद्दा है। उसमें कांग्रेस का क्या दखल है, आप मुझे बताइए। ठीक है भाई, वहां तो भाजपा जो कर रही है गलत कर रही है। पार्टी के लेवल पर भी आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं ना, पार्टी के लेवल पर आप भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, अगर भाजपा अन्याय करेगी तो उन सबूतों को सामने रखकर हम निश्चित तौर पर हर गलत काम का विरोध करेंगे। अगर असम की सरकार, असम की पुलिस गलत करेगी तो निश्चित तौर पर उसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, हम भी कानून का सम्मान करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम कानून के खिलाफ हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब देश की बहन बेटियां अगर जंतर मंतर पर बैठकर समझ गया, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो हम तो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म मिला है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, बात बिल्कुल नहीं, हम प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम मदद की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। रोशन गौड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। रोशन जी, आप ही के जरिए मुझे लगता है हम लोग ज्यादा बढ़िया से इस बात को समझ पाएंगे कि कौन लोग हैं इस प्रदर्शन के पीछे। जिस तरह इसकी शुरुआत हुई वहां तक ठीक थी, शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगे पूरी की, मामला बंद किया। अब उसके बाद भी इस प्रदर्शन के पीछे कौन है, कौन लोग हैं, और क्या एक बार फिर से कोशिश हो रही है एक एजेंडा बनाने की आंदोलन जीवियों की तरफ से, जिस तरह से नए नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको शामिल होने दिया जा रहा है? रोशन जी, मुझे लगता है कि जो आपने अभी बात कही उसमें कुछ दम दिख रहा है, इसलिए कि उनकी पहली मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर लॉन्च। ठीक, वो हो गया। एफआईआर, अगर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की ऑर्डर कर दी। फिर खिलाड़ियों ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए। वो जो नाबालिग खिलाड़ी है जिसका नाम नहीं है जी, जिनका नाम लेना उचित भी नहीं होता सार्वजनिक तौर पर, उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा चाहिए, उनको भी सुरक्षा मिल गई। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो जायज मांगी थी, यानी जो आप मेरे पास एक प्ली लेके आए थे, वो हमने सुन ली है। तो अब जो काम है वो ट्रायल कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं सुनती है। डे टू डे की जो फंक्शन है कि ब्रजभूषण से
पूछताछ हुई कि नहीं, खिलाड़ियों से पूछताछ हुई कि नहीं, 164 के बयान दर्ज हुए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये काम लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का है। तो अब जो प्रोसेस होगा वो ट्रायल कोर्ट में चलेगा। तो जैसे अभी विजय जी कह रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया होती है वो अपना काम करती है, तो ये कानूनी प्रक्रिया अब कानून को अपना काम कर देना चाहिए, क्योंकि एफआईआर लॉज होती है। तो अभी जो इस आंदोलन में आऊंगा विजय जी, आऊंगा। ये जो शुरुआत में अभी कुछ खाप पंचायत के लोग आए, उसके बाद अभी हमने देखा कि उसमें जो हमारे किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं वो उसमें दोनों भाई आए, उसमें नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों भाई आए। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी उसमें आए, उसमें फिर कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी जी भी आई, और उसके बाद फिर स्वाति मालीवाल 2 दिन एक रात को भी कुछ ड्रामा हुआ। तो वो खैर वो एक मुद्दा है, लेकिन ये जो लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, और खिलाड़ी उनको जोड़ने दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ये दूसरा शाहीन बाग तो खड़ा नहीं हो रहा है। मैं वही सवाल उठा रहा हूँ, वही सवाल उठा रहा हूँ। अब इसमें आप जब 2-3 बातें समझ लीजिए कि इसमें एक नाम आ रहा है कि जो हरियाणा का कुश्ती संघ है और जो उत्तर प्रदेश का कुश्ती संघ है, यानी हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश तो नहीं हो रहा है। ठीक, और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति, कहीं इसमें ऐसे लोग तो नहीं है जो कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल है वो खत्म हो गया है, और अभी 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खेल मंत्रालय ने इसका रोक लगा दी है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, वो 3 बार लड़ सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार हो चुका है। बिल्कुल। तो अभी जो चुनाव लड़ेगा वो अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन उस राजनीति ने इतना बड़ा रंग ले लिया है। चलिए, इस राजनीति, लोकसभा का चुनाव मैं लौटता हूँ आपके पास, कुश्ती संघ का चुनाव ऐसा हो गया है। मैं लौटता हूँ आपके पास। आपने जो राजनीति वाली बात उठाई उस पर विजय जी का जवाब बनता है। विजय जी, ये कहा जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है कि हुड्डा परिवार और खास तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है कि वो भारतीय कुश्ती संघ पर अपना अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और इसलिए ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं इंजीनियर्ड है। ये आरोप है। आप मुस्कुराइए और जवाब दीजिए। बिल्कुल। देखिए, अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, भाजपा के मुताबिक तो दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या इस देश में लोकतंत्र है क्या, जो भाजपा इस तरह की बात कर रही है? भाजपा की सरकार होते हुए अगर दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं तो ये तो गुंडागर्दी हुई। जबकि हमारे नेता, हमारी पार्टी तो गांधीवादी रास्ते पर चलने में विश्वास रखती है। निश्चित तौर पर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से कि हम कोई भी संविधान विरोधी कार्य ना तो करते हैं और ना ही किसी दूसरे को करने देते हैं। ये जो मामला है ये राज्य की बहन बेटियों से संबंधित मामला है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को आगे आना पड़ा उनकी लड़ाई के लिए। कारण है इसके पीछे भी कि जब कई महीने पहले यही बहन बेटियां हमारी बैठी थी जंतर मंतर पर, तो सरकार ने इनसे कहा था कि भी आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया, ना जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, ना ही महिलाओं को कोई न्याय मिला, खिलाड़ियों को। तो जब ये दोबारा जंतर मंतर पर बैठी थी और इन्होंने अपील की सभी से, सभी देशवासियों से कि भी हमारे धरने में आइए, हमारी मदद कीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि आप लोग और तमाम लोग इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने मदद मांगा, उन्होंने बुलाया। लेकिन मुकेश, जरा ये बताइए कि वो वहां पर पता नहीं कितने आंदोलनजीवी अब नजर आ रहे हैं, लेकिन जब पीटी उषा गई तो उनके साथ बदसलूकी होने का आरोप है, और ये तमाम पहलवानों ने, तमाम खिलाड़ियों ने उनके साथ बदसलूकी होने दिया। पीटी उषा से भी बड़ा कोई नाम, निश्चित रूप से बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और वो मेडल लेकर आए, लेकिन पीटी उषा प्रसिद्ध खिलाड़ी, महिला एथलीट, उनके साथ इस तरह की वहां पर चीजों को होने दिया गया, तो इस प्रदर्शन पर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। मुकेश जी, जिस आंदोलन में सोमनाथ भारती जैसे नेता जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे हुए थे, अभी टिकैत साहब भी वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन को ऐसा प्रोपेगेंडा फैला करके इस लेवल पर लेकर के गए। ऐसे में ये जो आंदोलन करने बैठे थे, जो इनकी मांगे थी, ये कहीं ना कहीं अब गुम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। पीटी उषा निश्चित तौर पर उड़न परी कहा जाता था उनको, जब वो 81 में खेलती थी, 80s में, जो वो एथलीट थी, मशहूर एथलीट थी। उन्होंने खुद कहा पहले स्टेटमेंट में, जिसको गलत तरीके से लिया गया, उन्होंने कहा कि इससे जी लगता है मुकेश से फिलहाल कोई बाधा आ रही है हमें संपर्क करने में। रोशन सर के पास चलते हैं। रोशन सर, ये बताइए कि
ये इसी धरना प्रदर्शन के दौरान ये नारे सुनने को मिलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और पता नहीं कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, नामों का जिक्र कर रहे थे मुकेश, और पीटी उषा के साथ इस तरह की बदसलूकी। आंदोलन पर ये सवाल तो उठेंगे कि आंदोलन के पीछे कौन है। रोशन सर, देखिए, जब मैं वहां खुद उस दिन था जिस दिन इन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो भी उन्होंने अलग अलग नामों से बताए बड़े। तो वहां पे क्योंकि हम लोग बहुत सारे पत्रकार भी थे वहां पे, तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई आप अपने आंदोलन की जो दिशा है उसको बदल रहे हैं। आपका जो नाराजगी वो प्रधानमंत्री से या बीजेपी से नहीं है, आपका एक मुद्दा है कि एक अध्यक्ष ने मिसबिहेव किया है, तो उस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की आपकी मांग की वो पूरी हो गई है। ठीक, आप उस पर ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए, जैसा कि पहले चल रहा था, जैसे चल रहा था। अगर आपने बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आपने आरोपबाजी की तो ये आंदोलन आपका भटक जाएगा, फिर बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो वर्सेस अदर्स हो जाएगा। हाँ, तो इस बात को कुछ जो खिलाड़ी थे इस बात को मानते थे। बाद में आपने देखा होगा कि बजरंग पुनिया का एक वीडियो मैसेज भी आया और उन्होंने कहा कि हम इस अपने आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, राजनीति न करें। ये यहां तक स्टैंड अच्छा था, यहां तक तो स्टैंड ठीक था, लेकिन अब जो हो रहा है, हाँ, अब जिस तरह से वहां पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो बाकी जो किसान आंदोलन और खाप पंचायत के लोग हैं, ऐसा लगता है ठीक कि वो कहीं सत्ता विरोधी हो गए हैं, बिल्कुल भाजपा के विरोधी बिल्कुल हो गए हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि शाहीन बाग और तकनीक किसान आंदोलन जैसे तो नहीं हो गए हैं। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए फिर से। मैं मुकेश से ठीक मुकेश से एक टिप्पणी ले लेता हूँ जी। आप रोशन सर बात पूरी कीजिए, फिर मुकेश के पास जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उसमें एक फोटो अभी ऐसी भी आई है कि राकेश टिकैत और इन खिलाड़ियों की मुलाकात एक 5 स्टार होटल में हुई है। ठीक, तो फिर तब उसमें डाउट क्रिएट होगी क्या ये जो 5 स्टार होटल में मीटिंगें हो रही हैं, ठीक, उसके पीछे वो टूल किट है, क्या ये एक प्लानिंग है? बिल्कुल, लग तो अब यही रहा है, लग रहा है कि पूरा टूल किट सक्रिय हो गया है। मुकेश, आप कह रहे थे कि राकेश टिकैत का वेलकम और पीटी उषा जैसी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी। आप अपनी बात पूरी कीजिए मुकेश। बिल्कुल लालचंद जी, जिस तरह से पीटी उषा ने कहा था कि कहीं ना कहीं इससे जो है वो हमारे खेलों की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। पीटी उषा एक ऐसा नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और दुनिया जानती है वो कितनी शालीन है अपने गेम को लेकर के। उन्होंने कितने खिलाड़ियों को नया जन्म दिया, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने एथलेटिक एरेना में ला करके खड़ा करा अपने बाद। तो वो कहीं ना कहीं इस जो प्रोटेस्ट में पहुंची, उनके साथ जो बदसलूकी साथी पहलवानों ने करी और ये कोशिश करी कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके यह बोला था कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सकता है। जैसा अभी बताया सीनियर पत्रकार जी ने कि कैसे वो कर रहे थे। पहला जो उनका टास्क था वो ठीक था, वृंदा करार उन्होंने उनको भेज दिया कि नहीं हम इसको पॉलिटिकल नहीं लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अब तो इसमें एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो विरोधी ताकतें वो साफ दिखाई दे रही है, और ये जो मांग है, ये जो इनका डिमांड है वो कहीं और जा रहा है। एजेंडा साफ दिख रहा है, जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो खुल के सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई भी सबूत मिलता है, साक्ष्य मिलता है, क्योंकि वो 6 बार सांसद बने, पिछले 12 साल से वो अध्यक्ष हैं इस फेडरेशन के, और इन लोगों ने अपने इंटरव्यूज में उनके बारे में बताया कि जब से बृजभूषण शरण ने कमान संभाली है, कुश्ती का स्वरूप, कुश्ती का जो पूरा का पूरा एरिना है वो कितना बिल्कुल बदला है, वो पूरी देश दुनिया ने देखा है। विजय जी, चलते चलते आपसे एक बात जानना चाहूंगा। शाहीन बाग राजधानी दिल्ली के एक तरफ में था, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर वो दूसरी तरफ में थे। अब क्या दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों में इस तरह की परेशानी देखने को मिल सकती है कि जंतर मंतर के आसपास उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? विजय जी, देखिए, पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, वो भाजपा सरकार की गलतियों के कारण हुए हैं। अगर शुरुआत में ही मोदी जी कृषि बिलों को वापस ले लेते तो किसानों को ना आना पड़ता दिल्ली। इसी तरीके से इन बहन बेटियों की मांग थी कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, बृजभूषण शरण के खिलाफ, और उसे गिरफ्तार करें। अगर सरकार ने ये बात मान ली होती, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात उठाई थी कि जिस तरह से महिलाएं पहलवान जो है इस मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मान तो ली, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगे पूरी कर दी, अब तो खत्म हो जाना चाहिए। विजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की मांग पूरी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में जाना चाहिए इन महिला पहलवानों को। तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो 2 मांग रखी थी, दोनों मांगे पूरी हो गई।
अब हाईकोर्ट के लालचंद जी, दरवाजे हम खुले इस हुए हैं। देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते जनता को कोई असुविधा हो। चलिए, लेकिन ठीक अगर है। बहन बेटियों की इज्जत आप लुटेगी, चाहते नहीं तो है फिर जनता को नहीं कर असुविधा हो, लेकिन असुविधा होती है ऐसी चीजों से। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। रोशन सर आपका भी और मुकेश आपका भी जुड़ने के लिए, और साथ ही इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली और इसके आसपास ये तीसरा माहौल खराब करने की और आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही है टूल किट गैंग के द्वारा? इन सवालों का जवाब हम आगे भी तलाशते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे कुछ और एजेंडों पर बात। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं, आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से NRC लागू नहीं होने देने का राग छेड़ दिया है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से NRC का मुद्दा उठा दिया है और कहा है कि हम किसी भी सूरत में इसे लागू होने ही नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में।
ममता बनर्जी ने मालदा और मुर्शिदाबाद में कहा, मैं बंगाल में किसी भी रूप में एनआरसी नहीं होने दूंगी। ये ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है और साथ ही कहा है कि फिर से नागरिकों से कागज मांगे जा रहे हैं, कभी यह कागज तो कभी वो कागज। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। ममता बनर्जी ने कहा, आप सभी अपना नाम मतदाता सूची में डालिए, क्योंकि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तब भी वो बोल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अल्पसंख्यक वोटों को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री फिर से अल्पसंख्यकों को एनआरसी से डरा रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को भी मतदाता सूची में शामिल कर भारतीय नागरिक बना देना चाहती हैं? ये सवाल उठ रहा है। और ये भी कि राज्य में पंचायत चुनाव से पहले क्या है ममता बनर्जी का अपने वोट बैंक में अवैध घुसपैठियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या ममता बनर्जी? प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से हमारे साथ। दादा, क्या कोशिश है? क्या पंचायत चुनाव से पहले अपने वोट बैंक में कुछ जोड़ना चाहती हैं ममता दीदी? लोगों को जोड़ करके उनके जिनके पास अभी तक वोटर कार्ड नहीं थे उनको भी, या जिनके नागरिक होने पर सवाल है उनको भी जोड़ करके? देखिए लालचंद, आपको तो बंगाल की भूगोल के बारे में अंदाजा है। और ममता बनर्जी ये कल जो स्टेटमेंट दी है ये मालदा मुर्शिदाबाद का एक जॉइंट मीटिंग में, लेकिन ऐसी बात उन्होंने पुरुलिया में या बांकुड़ा में या बर्दवान में नहीं कहती है। आप समझ पा रहा है शायद मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल सीमावर्ती जिले में कही है। सीमावर्ती जिले में, और जिस जिले में मुसलमानों की संख्या मेजोरिटी है जी, और जहां पे कभी भी पूरे देश में कुछ भी हो जाता है टेररिज्म से जोड़कर, तो किसी ना किसी जगह पर जिसका तार ये मुर्शिदाबाद या मालदा जिला में मिलता है। और बाजू में बांग्लादेश होने के कारण ये आरोप उन्हीं का आज से कई साल पहले 2005 में जब वो लोकसभा सदस्य हुआ करती थी तब उन्हीं का आरोप ये लगाया था उन्होंने कि वोटर लिस्ट में धांधली है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, इसीलिए बिना वोटर कार्ड की चुनाव नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं की मांग। तो अब उनको ये लगने लगा कि इसी मालदा मुर्शिदाबाद में किसी को भी वोटर लिस्ट में कोई जरूरी नहीं था। अभी कोई जो जिसको हम समरी रिवीजन कहते हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। ऐसे कहने का क्या मतलब है कि अचानक जाके कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम उठाए। वैसे जो जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक है वो 18 साल होने से अपना या अपने परिवार की तरफ इसको लेकर इलेक्शन कमीशन तो वहां पर इलेक्शन कमिशन का अभियान चलता है। उठा ही लेते हैं अपना नाम। ऐसे बोलना नहीं पड़ता है कि अपना नाम उठा लीजिए। तो किनके लिए उन्होंने इशारा किया है? मतलब राजनीति में लालचंद आप जानते हैं इशारा काफी है। तो ये इशारा उन्होंने किसके लिए क्या कहा? और एक चीज दूसरी बात अपने छूट गए हैं अपने रिपोर्ट में कि उन्होंने आधार कार्ड जो 10 साल के बाद रिवीजन होना है ये भी उन्होंने अपने लोगों को बताया कि आधार कार्ड की रिवीजन भी आप जिम्मेदारी के साथ कर लीजिए। ये तो कोई भी जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक करेगा। तो उनको ये अलग से बोलने का क्या मतलब है? इससे कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, समय की कमी है, फिर हम लोग करेंगे इस पर चर्चा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां माफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में एसडीएफ ने एक और गैंगस्टर को ढेर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक और गैंगस्टर को, माफिया को एसटीएफ ने मुठभेड़ में, एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने चारों तरफ से घेर कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। और जब राज्य में माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्यों कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देते हैं? याद कीजिए अतीक अहमद के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी, हाल ही में अतीक अहमद के ऊपर हुई कार्रवाई पर कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठा दिया था और इसे प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं माना था। देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भी इसे वैश्विक मीडिया तक में मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगातार कार्रवाई से मिल रहा है फेक नैरेटिव को करारा जवाब? और क्या इसको वो समझने के लिए तैयार हैं फेक नैरेटिव को? रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रामेंद्र, पहले भी चाहे अतीक अहमद पर कार्रवाई से पहले की बात हो या बाद में भी, कल भी एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया,
लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हो और कुछ बुद्धिजीवी भी इसे मुद्दा बनाते हैं कि संप्रदाय धर्म देख करके कार्रवाई होती है। ये तो शीशे की तरह साफ है कि जो भी माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें धर्म और संप्रदाय कहां से आ जाता है? रामेंद्र, देखिए, अपराधी और माफिया की कोई जात और धर्म नहीं होती, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ। कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ करके इस पे राजनीतिक वोट के तुष्टीकरण देखते हैं, इसलिए वो आवाज उठाते हैं। पहला जो यहाँ दो तरीके के माफियाओं की जो हत्याएं हुई हैं, या तो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं या आपस में गैंगवार हुआ है। पहले जो हत्या हुई वो मुन्ना बजरंगी की हुई थी मेरठ जेल में, वो मुस्लिम नहीं थी ना। तो ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम का हो रहा, जो अली दुर्जादा मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम है उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के साथ हो रही। भाई 66 लोगों की 66 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई थी, जिनमें अतीक अहमद थे, अफजाल थे और ये दुजाना था। 3 माइनस हो गए, 63 की अभी भी लिस्ट है। इन 63 में बहुत सारे लोग अलग अलग जाति धर्म के हैं। क्या जाति धर्म देख के अपराधी चित्रण करेगी पुलिस? पुलिस अपराधी को अपराधी मान के कार्रवाई करती है, और गैंगवार में जो किए होते हैं उसकी सजा इनको मिलती है, उसमें जाति और धर्म नहीं आता है। जो नेता सवाल उठाते हैं उनके लिए स्वाभाविक रूप से वोट का लाभ होगा, वोट का लालच होगा। अगर आप पूर्वांचल की बात करें कि अतीक अहमद एक तरफ, मुख्तार अंसारी एक तरफ, बिहार में शहाबुद्दीन एक तरफ, ये जो गैंग था पूरे पूर्वांचल और बिहार को चलाता था। नेक्सस टूटा है, कुछ लोगों को दर्द होगा, कुछ लोगों को पीड़ाएं होंगी, कुछ नेताओं को पीड़ाएं होंगी, लेकिन इससे कारोबार रुकता नहीं है। लालचंद जी आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, और ये आगे बढ़ रहा है। योगी, मुख्यमंत्री योगी ने बोला भी है कि आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए। आपने जो बात उठाई, राजनेता राजनीति करते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी यहां से लेकर के पूरी दुनिया में इसे फैलाने की कोशिश करते हैं। कम से कम उनको भी देखना और समझना चाहिए, उनकी तो कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सोमवार को इस वक्त कार्यक्रम के साथ, और इस बीच में डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।